आज का जो लेक्चर का विषय है कृषि वित्त के प्रमुख सूत्र, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं हूं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। आज के इस ई लेक्चर में पुनः आपका विद्यार्थियों स्वागत है। इसके सोर्सेज को पढ़ने से पहले कृषि वित्त का अर्थ, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस को देख लेते हैं। कृषि वित्त जो है मुख्य रूप से किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन समय के लिए जो ऋण सुविधा प्रदान कराई जाती है वो कृषि वित्त के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। जैसे किसानों को आवश्यकता क्यों पड़ती ऋणों की, उनको किसानों को भूमि में सुधार के लिए, ऊंची कीमत के यंत्रों को खरीदने के लिए, मकान व कुआं बनवाने के लिए, अच्छी किस्म के बीज, खाद आदि खरीदने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो यही जो है कृषि वित्त, एग्रीकल्चर फाइनेंस कहलाता है। कृषि वित्त के प्रकार, 3 प्रकार के कृषि वित्त के हो सकते हैं: अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण तथा दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन जो ऋण है वो बीज खरीदने, कीटनाशक दवाइयां आदि क्रय करने के लिए, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए, भूमि का लगान जमा कराने के लिए, पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने के आदि कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। जो अल्पकालीन ऋण है उनकी जो अवधि है वो लगभग 15 महीनों की रहती है। दूसरा है मध्यकालीन ऋण सुविधा। ये कृषकों को फोन पर औजार, बैल व दुधारू पशु खरीदने के लिए, कुएं गहरे करने के लिए, भूमि सुधार करने के लिए, कुओं पर मोटर लगाने के लिए, बाड़ लगाने के लिए आदि कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इनकी जो अवधि है वो 5 वर्ष के लिए रहती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन। दीर्घकालीन जो ऋण है वो 5 से 20 वर्षों तक के लिए, यानी दीर्घकाल के समय के लिए दिए जाते हैं। ये ऋण जो है भूमि क्रय करने के लिए, भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए, ट्रैक्टर व अन्य मशीनों को क्रय करने के लिए, कुआं बनवाने के लिए, फॉर्म में खाद्यान्न संग्रहण के लिए, गोदाम बनाने के लिए, पशुपालन भवन निर्माण के लिए, कुआं खुदवाने के लिए आदि कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब करते हैं कि वित्त के प्रकार कौन कौन से हैं। सोर्सेज ऑफ जो फाइनेंस है वो कौन कौन से हैं। वित्त के जो प्रकार है वो 2 प्रकार से हो सकते हैं, 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो गैर संस्थागत, एक संस्थागत स्रोत और एक सरकार। तो इसमें पहला है गैर संस्थागत स्रोत। जो कृषि के प्रमुख स्रोत हैं उसमें पहला है गैर संस्थागत स्रोत। अब गैर संस्थागत स्रोत का अर्थ क्या है? कृषि के ऐसे स्रोत जो कि जमींदारों, महाजनों, साहूकारों, एजेंटों, रिश्वतखोरों, भूस्वामियों द्वारा किसानों को प्रदान किए जाते हैं।
मुख्य रूप से ये जो सुविधा है ये अल्पकालीन सुविधा किसानों को उनके गांव में दी जाती है और इस पर जो ब्याज की दर होती है वो बहुत अधिक होती है और ये मुख्य रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता चला जाता है और इसमें किसानों का बहुत अत्यधिक शोषण होता है। तो इसके को देखते हुए जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद कृषि वित्त के जो संस्थागत स्रोत हैं उन पर जो है बल दिया गया और कृषि वित्त के संस्थागत स्रोत में कौन कौन संस्थाएं ये उपलब्ध कराती है? रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि जो हैं संस्थाएं जो है संस्थागत स्रोत इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंस है, एग्रीकल्चर फाइनेंस उपलब्ध कराती है। अगर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में 2010-11 के आंकड़ों को देखा जाए तो कृषि क्षेत्र के लिए 4,68,291 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 25% जो है वो अधिक थे। अगला है इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई प्रत्यक्ष कृषि के लिए वित्त उपलब्ध नहीं करवाता है। यह सहकारी बैंकों के माध्यम से या कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से या प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ने सारा जो कृषि वित्त का काम है वो 1982 से नाबार्ड को सौंप दिया। एक जुलाई 1955 को पुराने इंपीरियल जो बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई और इस बैंक का जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया वो कृषि वित्त की व्यवस्था करना था और कृषि वित्त के लिए इसने निम्नलिखित जो है कार्य किए। सर्वप्रथम सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। जिन स्थानों पर केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं हैं या सहकारी समितियां ऋण सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, उन स्थानों पर सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोदामों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धनराशि हस्तांतरण के लिए निःशुल्क सेवा देता है। इसमें यह बैंक सहकारी बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों को खरीदता है और उस पर वित्त प्रदान करता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करता है। इसमें कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने का प्रयास भी कर रहा है। इस समय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों की 77% शाखाएं ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्र में हैं। अगला है सहकारी बैंक। जो सहकारी बैंक का जो ढांचा है वो पिरामिड है, जिसमें राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक तथा ग्रामीण स्तर पर जो है वो प्राथमिक भूमि साख समितियां हैं। ये तीनों जो हैं वो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण सुविधा प्रदान करते हैं और दीर्घकालीन ऋण सुविधा जो है वो भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान कराई जाती है। प्राथमिक जो कृषि साख समितियां हैं ये ग्रामीण स्तर पर अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करती हैं। ये समितियां केवल उत्पादन कार्य के लिए 1 वर्ष के लिए ऋण प्रदान करती हैं। जो केंद्रीय सहकारी बैंक है जिला स्तर पर स्थापित है, ये इनका प्रमुख कार्य क्या है? प्राथमिक साख समितियों की आवश्यकताओं पड़ने पर उन्हें वित्त उपलब्ध कराना।
सदस्यों में बचत व मित्रता की आदत विकसित करना, सदस्यों को अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग समितियों का विस्तार करना आदि, ये सभी जो है केंद्रीय सहकारी बैंक का काम है। तीसरा इसमें है राज्य सहकारी बैंक, जो कि शीर्ष है राज्य का बैंक। यह बैंक राज्य के समस्त सहकारी साख संस्थाओं को नियंत्रण एवं निर्देशित करता है। इसके साथ ही विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करता है। अगर 2015-16 में बात की जाए तो सहकारी बैंक द्वारा 1,40,000 करोड़ रुपए की लक्ष्य की तुलना में 1,53,295 करोड़ रुपए कृषि ऋण प्रदान किए गए। अगला है व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व अप्रत्यक्ष ऋण कृषि के लिए उपलब्ध कराते थे, लेकिन इनका राष्ट्रीयकरण के बाद ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं और मध्यकालीन ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनकी विभिन्न जो शाखाएं हैं वो गाँव में हैं और उसका विस्तार बहुत अधिक मात्रा में हो गया है। अगर जून 1969 में आंकड़ों की बात की जाए तो उस समय 162 करोड़ रुपए इनके द्वारा कृषि वित्त उपलब्ध कराया गया और 2016-17 में अगर तुलना की जाए तो वो बढ़कर 6,25,000 करोड़ रुपए लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में 7,99,800 करोड़ के ऋण प्रदान करने का अनुमान लगाया जाता है। इस तरह इनका जो कार्य क्षेत्र बढ़ता चले जा रहा है। व्यापारिक बैंक जो कृषि क्षेत्र की वित्त व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तथा इन बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ 50% गांवों को प्राप्त हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र को काफ़ी लाभ पहुंचा है तथा उपज में की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। किसानों की दीर्घकालीन ऋण सुविधा को पूरा करने के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है। ये दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बैंक भूमि को बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। इनके द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसका 90% भाग कृषि उत्पादन कार्यों के लिए दिया जाता है, जिसमें कि ट्रैक्टर खरीदने, खेतों को एक स्थान पर करने के लिए तथा अन्य विकास कार्य के लिए दिया जाता है और शेष जो 10% है वो ऋण किसानों को उनका पुराना कर्ज चुकाने जैसे अनुत्पादक कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है, स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों, श्रमिकों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को ऋण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इन बैंकों की स्थापना मुख्य रूप से पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र में करने का निर्णय लिया गया, जहां वाणिज्य एवं सहकारी बैंकों की शाखाएं अभी तक स्थापित नहीं की गई है। इनकी जो पूंजी है वो 25 लाख रुपए रखी गई, जिसमें 50% केंद्रीय सरकार, 15% राज्य सरकार एवं 35% समर्थक जो बैंक है उसके द्वारा प्रदत्त की जाएगी। 12 जुलाई 1982 को इनमें जो व्यापक परिवर्तन हुआ, इन बैंकों का जो नियंत्रण जो है रिजर्व बैंक ने न रख के नाबार्ड को सौंप दिया। अगर इनकी प्रगति की बात की जाए तो शाखाओं में निरंतर वृद्धि हुई है और इनके द्वारा प्रदान किए गए जो ऋण हैं उसमें भी लगातार वृद्धि हुई है। 2 अक्टूबर 1975 को जहाँ इनकी शाखा 5 थी, वहाँ मार्च 2011 में बढ़कर जो है ये 82 क्षेत्रीय बैंक हो गई तथा 618 जिलों में इनकी शाखाएं हो गई, यानी कितनी 15,938। अगर ऋणों की बात की जाए तो 2006 और 7 में इनके द्वारा
435 करोड़ रुपए कृषि वित्त उपलब्ध कराया गया। और 2016-17 तक जो लक्ष्य रखा गया है, या उसमें जो लक्ष्य रखा गया है, वो 125 करोड़ रुपए का है। तो इसलिए निरंतर इनकी प्रगति हो रही है। आगे नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी जो स्थापना की गई वो 12 जुलाई 1982 को की गई। और इसमें केंद्र व रिजर्व बैंक की जो पूंजी रखी गई वो 50-50 करोड़ रुपए की रखी गई थी। ये बैंक मुख्य रूप से ग्रामीण एजेंसियों जैसे राज्य सहकारी बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक आदि को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से कृषि वित्त में अपनी भूमिका निभाते हैं। नाबार्ड की अधिकृत जो पूंजी है 500 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, जिसे 1996 में और 97 में बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया और 98 में इसको बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। ये जो ऋण सुविधा प्राप्त करते हैं, ये अपने स्रोत जो एकत्रित करते हैं नाबार्ड, वो भारत सरकार से, विश्व बैंक से तथा अन्य एजेंसी से करते हैं। नाबार्ड जो है वो कृषि वित्त की शीर्ष संस्था है। अगला है सरकार। कृषि वित्त के लिए केंद्र सरकार भी ऋण सुविधा प्रदान करती है। राज्यों द्वारा भूमि सुधार अधिनियम 1883 तथा कृषि ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत कृषि ऋण दिया जाता रहा है। इन ऋणों को तकावी ऋण कहा जाता है। पहले अधिनियम के अनुसार किसानों व भूमिपतियों को भूमि पर सुधार करने जैसे कुआं खुदवाने, बांध बनवाने आदि के लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालीन ऋण दिए जाते थे। दूसरे अधिनियम के अंतर्गत खेती की चालू आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद, हल व बैल आदि क्रय करने के लिए अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं। ये ऋण तहसीलदार अथवा विकास अधिकारी के माध्यम से दिए जाते हैं। इन ऋणों पर ब्याज दर कम होती है तथा किस्तों में ये वसूल किए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि कृषि के जो वित्तीय स्रोत हैं प्रमुख, उन पर आधारित था। पुनः आपका धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। जय हिंद, जय भारत।